नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी जोरों पर होगी। तो दोस्तों, आज हम भूगोल का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस और दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि देश का आकार कितना है, दुनिया के नक्शे में वह कहां है और किस अक्षांश और देशांतर के बीच में फैला है। और यही बातें तय करती हैं कि उस देश की जलवायु, मानसून, खेती और उसकी रणनीतिक स्थिति। और अगर आपने भारत के आकार और भौगोलिक स्थिति को एक बार कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया तो ज्योग्राफी का आधा डर तो यूं ही खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, आज फैक्ट नहीं रटेंगे बल्कि लॉजिक के साथ समझेंगे, ताकि एग्जाम में सवाल किसी भी तरीके से आए आपका जवाब बिल्कुल सटीक हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं हमसे, तो लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको कैसा कंटेंट दे रहे हैं और हमारे कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए, जो भारत है, भारत जो है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और साथ ही में हम अगर उसमें द्वीपों को भी शामिल कर लें तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है। साथ ही में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं भारत जो है ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसका दूसरा नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। तो आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैं उन 8 राज्यों का क्रम आपको बता रहा हूं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले आपका आता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और लास्ट है आपका मिजोरम। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास से गुजरती है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे भारत में समय निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर के बीच का जो अंतराल है वो 30 डिग्री का है। और इसी समय को निर्धारित करने के लिए जो है भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसी को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और यह रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है और इसको हम मिर्जापुर भी बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है। और ये जो रेखा है ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इन 5 राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर मैं क्रम आपको बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर बड़े एग्जामों में इसका क्रम पूछ लेता है। तो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो इस प्रकार है, सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज, या इसको हम नैनी बोल सकते हैं, इलाहाबाद का नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय थल सीमा किस देश के साथ लगती है। देखिए, भारत की जो सबसे लंबी थल सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 4096 किलोमीटर है।
और यह सीमा जो है भारत के 5 राज्यों, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम बात करें सबसे कम सीमा, तो भारत की सबसे छोटी थल सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। और अगर हम बात करें कितनी, तो लगभग 106 किलोमीटर। साथ ही में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य की, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और साथ ही में जो उत्तर प्रदेश है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है केवल नेपाल के साथ साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं ये नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है। देखिए भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंद्राकौल, जो कि लद्दाख में स्थित है। और यह जो है हिमालय की काराकोरम श्रेणी में आता है। साथ ही हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो सबसे उत्तर में जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे बोलते हैं इंद्राकौल, जो कि लद्दाख में है। इसी तरह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, और वो भी मुख्य भूमि की अगर बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि मुख्य भूमि पर है, तो वो आपका है कन्याकुमारी। साथ ही में अगर बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु द्वीपों सहित अगर हम बात करें, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर है। साथ ही में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो है कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती, जिसको सिर क्रीक भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंद्राकौल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किन 2 भूभागों को अलग करता है। देखिए जो 10 डिग्री चैनल है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक जल संधि है, जो उत्तर में अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। और ये लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं जो हैं सबसे अधिक राज्यों को छूती हैं। अगर इनमें हम राज्यों की बात करें तो कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। अगर हम राज्यों में बात करें कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो उनमें आता है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। साथ ही में अगर बात करें एक केंद्र शासित प्रदेश, तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो ऐसे करके कुल 9 जो हैं राज्य आपके और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, साथ ही द्वीप समूहों को मिला लें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 हिस्सा है। और साथ ही में यहां जो है विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत से बड़े 6 देश और भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा देश है रूस, फिर उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और भारत हमारा जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम सिरा कौन सा है। देखिए भारत की मुख्य भूमि का अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम सिरा है वो है आपका कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में आप जानते हैं पृथ्वी पूरा एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में पूरा करती है। और हमारे जो पृथ्वी का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, और एक देशांतर को घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। और आप जानते हैं जो पृथ्वी का जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30 देशांतरों का है। तो अगर हम बात करें, अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है तो 30 देशांतर घूमने में आप इंटू कर दीजिए 30 इंटू 4 तो आएगा 120 मिनट, तो लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? देखिए, भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और अक्सर इस सीमा को जो है शून्य रेखा भी कहा जाता है। साथ ही में अगर बात करें कि ऐसा कौन सा जो देश है जिसकी सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि है 4096 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसके भीतर जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर आता है। और 2014 में जो है आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है ये चौथा राज्य बना। साथ ही में उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूभाग किन अक्षांशों के बीच फैला हुआ है? देखिए, जो भारत है, सबसे पहले तो भारत जो है ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसकी मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो दक्षिण में कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में इंदिरा कौल मतलब 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। और यदि हम द्वीपों को भी इसमें शामिल कर लें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जो एक सकरा समुद्री रास्ता है उसको बोलते हैं जल संधि, और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को बोलते हैं पाक जलडमरू मंडल या पाक जल संधि। साथ ही में आपने एक और जल संधि का नाम सुना होगा, मन्नार की खाड़ी। तो अगर हम बात करें, ये जो पाक जल संधि है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच में स्थित है, और इसका जो नाम है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर जो थे रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मंडल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास से होकर गुजरती है? देखिए, जो भारतीय मानक समय रेखा है जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं, तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या नैनी भी से हम बोल सकते हैं, या उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर भी बोल सकते हैं, तो यहां से होकर गुजरती है। और इसी रेखा के स्थानीय समय को जो है पूरे देश का मानक समय माना जाता है। और साथ ही बात करें कि ये कुल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज या मिर्जापुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत के पास एक बहुत लंबी तटरेखा है, और अगर हम बात करें कि केवल मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि की कुल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब इसमें अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह
को शामिल कर लें तो भारत की कुल तटरेखा की जो लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। साथ ही में अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम सभी को मिला के बात करें कि भारत की कुल जो है लंबाई कितनी है, तो वो है 22,716 किलोमीटर। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7,516 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1947 में जो है भारत के विभाजन के समय सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे, इनकी अध्यक्षता में सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था और इसी का नाम रखा था रेडक्लिफ रेखा। साथ ही में अगर हम कुछ और डिवाइडिंग लाइंस की बात करें तो जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। साथ ही में डूरंड रेखा की बात करें तो जो डूरंड रेखा है ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ रेखा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए आप जानते हैं कि जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है वो है आपका बांग्लादेश, और इसकी जो सीमा की लंबाई है वो 4,096 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें भारत के जो कुल 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो उन 5 राज्यों में सबसे पहले आता है आपका पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे लंबी सीमा बनाता है। फिर उसके बाद आपका मेघालय, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और त्रिपुरा जो है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद आपका आता है असम। तो भारत के जो कुल 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। साथ ही में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, या चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप मैप को अच्छे से समझिए बस। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर कम हो गई? तो देखिए 1869 में सुएज नहर के खुलने से पहले यूरोप से भारत जाने वाले जहाजों को पूरी अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, और उसे जो वो लास्ट छोर पे जाते थे अफ्रीका महाद्वीप के, तो उसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था, और उन्हें केप ऑफ गुड होप से होकर ही जाना पड़ता था। और इस नहर के खुलने से लाल सागर और भूमध्य सागर जो है ये आपस में जुड़ गए, जिससे भारत और यूरोप के बीच की जो समुद्री दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई, और इससे समय और ईंधन दोनों की काफी ज्यादा जो है बचत होने लगी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7,000। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाली जलधारा का क्या नाम है? देखिए इससे पहले मैंने बात किया, जो 10 डिग्री चैनल है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक जलसंधि है, जो करती क्या है, ये उत्तरी अंडमान द्वीप समूह को दक्षिणी स्थित निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। और अगर आपसे ज्यादा स्मार्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे उन द्वीपों के नाम पूछ सकता है कि जो आपका अंडमान द्वीप है उसका सबसे दक्षिणी द्वीप है वो आपका है लिटिल अंडमान। साथ ही में जो निकोबार द्वीप है उसका सबसे उत्तरी द्वीप है वो है आपका कार निकोबार। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये उत्तरी अंडमान और कार निकोबार के बीच का चैनल है। और 10 डिग्री चैनल के अलावा अगर हम बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच है। साथ ही में 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए कथन पढ़ लेते हैं कि पहला कथन कह रहा है कि भारत का केवल पूर्वी तट हिंद महासागर से जुड़ा है। दूसरा कथन है कि भारत पूरी तरह से एक स्थल रुद्ध देश है, जो कि तीसरा कथन कह रहा है कि भारत की तटीय सीमा हिंद महासागर के शीर्ष पर केंद्रीय स्थिति बनाए हुए है, और चौथा कथन है हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर नहीं रखा गया है। देखिए जो भारत है तो भारत जो है ये हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, ये तो बिल्कुल है, और साथ ही में पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप और पूर्व एशियाई देशों से जोड़ने वाली जो समुद्री मार्ग है ये भारत से होकर या उसके पास से गुजरती है।
साथ ही में किसी भी अन्य देश की जो तटीय सीमा है वो हिंद महासागर में इतनी लंबी नहीं है जितनी कि भारत की है। और इसी विशिष्ट और केंद्रीय स्थिति के कारण इस महासागर का जो नाम है वो भारत के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? देखिए, इससे पहले शायद इस क्वेश्चन पे बात हो चुकी है और आपको पता भी होगा कि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और यह जो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और मैंने आपको सारे जो हैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए साथ में कि कौन सा भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है, भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा कौल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के आधार पर भारत से छोटा है? देखिए, भारत की बात करें तो भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम 7 शीर्ष बड़े देशों की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा देश जो है वो आपका आता है रूस, फिर रूस के बाद आपका कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील और ब्राजील के बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका आता है भारत। और अर्जेंटीना की बात करें, ऑप्शन में अर्जेंटीना दिया हुआ है, तो अर्जेंटीना जो है इस सूची में 8वें स्थान पर आता है और इसीलिए जो है यह भारत से छोटा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह भारत की किस दिशा में और किस सागर में स्थित है? देखिए, भारत की बात करें तो भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। आप सभी जानते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है और इसी सागर में जो है लक्षद्वीप समूह स्थित है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। साथ ही में जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है और इसका जो पुराना नाम था लक्षद्वीप का, तो 1973 से पहले इसे लका द्वीप और मिनिकॉय या अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। और लक्षद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है और ये सबसे छोटा क्षेत्रफल है, बहुत ही छोटा द्वीप है ये। साथ ही में लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो प्रशासनिक इसका मुख्यालय कावारत्ती है। और पिटली द्वीप की बात करें तो पिटली द्वीप लक्षद्वीप का एक ऐसा द्वीप है जहां पर पक्षी अभ्यारण्य है, मतलब वहां पर कोई इंसान नहीं, पक्षी वगैरह हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा हो और भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति जो है इसे हिंद महासागर में काफी दूर तक ले जाती है और इसकी वजह से भारत पश्चिमी तट के माध्यम से अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के साथ ही में पूर्वी तट के माध्यम से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बना सकता है। और विश्व के किसी भी अन्य देश की जो तटीय सीमा है वो हिंद महासागर में इतनी लंबी नहीं है कि जितनी कि भारत की है। साथ ही में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इन समुद्री मार्गों के माध्यम से ही जो है प्राचीन काल में भारत के विचार जैसे उपनिषद, रामायण और भारतीय अंक प्रणाली जो है ये विश्व के अन्य भागों तक पहुंचे थे। और साथ ही में भारत के मसाले, मलमल के कपड़े और अन्य सामान भी जो हैं इसी मार्ग से दूसरे देशों को भेजे जाते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में बहुत कम अंतर होता है जबकि कश्मीर में यह अंतर जो है अधिक महसूस होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो अक्षांशीय रेखा की जो लंबाई है ये घटने लगती है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होने लगती है और जैसे ही ध्रुव पे आ जाएंगे तो अक्षांश रेखा जो है ये एक बिंदु के रूप में आ जाती है। तो जाहिर सी बात है जो ये दिन रात का कॉन्सेप्ट है ये अक्षांश रेखाओं के ऊपर होता है कि अगर हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है दिन और रात की अवधि में यह अंतर बढ़ता जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्षांशीय विस्तार।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानक समय वाली रेखा और कर्क रेखा के कटान बिंदु पर खड़े हैं तो आप भारत के किस राज्य में होंगे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा ये आपस में एक दूसरे को किस राज्य में इंटरसेक्ट या किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं। तो आप जानते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है और कर्क रेखा ये भारत के मानचित्र में जो है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। और सटीक स्थान की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पास स्थित है। साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो आपको कुछ ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। साथ ही में जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। और जो भारत की मानक समय रेखा है उसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और साथ ही में भारत के पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो 7 है। तो इस तरीके से इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? देखिए, सिक्किम जो है ये भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक राज्य है और इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन स्थित है। साथ ही में अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमाएं भी जो है 3 देशों से मिलती हैं, भूटान, चीन और म्यांमार से। और साथ ही में बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की भी जो सीमाएं हैं वो 3 देशों से लगती हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की भी सीमाएं जो हैं ये 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती हैं। तो ऐसे भारत के जो 4 राज्य हैं वो 3-3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। अब वो कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। जबकि त्रिपुरा जो है ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मैंने अभी बताया कि भारत जो है अपनी सीमाओं को अलग अलग देशों के साथ साझा करता है और इन सीमाओं के कुछ विशिष्ट नाम हैं। जैसे अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। जबकि बात करें रेड क्लिफ रेखा तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा है। जबकि डूरन रेखा की बात करें तो यह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन भारत के लद्दाख वाले छोटे से हिस्से की सीमा भी जो है अफगानिस्तान से ही इसी के माध्यम से लगती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मानक यमयोत्तर रेखा जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये निम्नलिखित किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं, यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और इसी देशांतर पर होने वाले समय को जो है पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में समय को लेकर कोई विवाद ना हो। और साथ ही में अगर हम बात करें कि मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से किस दिशा में और कहां स्थित हैं? देखिए, भारत के पास 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं जिनकी स्थिति जो है कई बार पूछी जा सकती है। तो जिनमें अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये द्वीप समूह जो है आकार में काफी बड़े और संख्या में काफी अधिक हैं। साथ ही में लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है और अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है और ये बहुत ही छोटे होते हैं और प्रवाल द्वीपों से बने होते हैं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व में और बंगाल की खाड़ी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत की मानक समय रेखा मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो लंदन, आप जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जो कि लंदन से होकर गुजरती है, तो लंदन की जो ग्रीनविच रेखा है उस पर समय क्या होगा। तो सीधा सा देखिए क्वेश्चन है कि अगर भारत की मानक समय रेखा पर जो है, आप जानते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जो है ये पूरब में होता है। तो इसलिए आप जानते हैं भारत जो है वो पूरब की ओर है और लंदन है पश्चिम की तरफ। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और जो लंदन है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में लगभग 4 मिनट लगता है। तो वैसे ही वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पार करने में आपके 330 मिनट लगेंगे, और 330 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो आएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो लंदन का समय है वो भारत के समय से लगभग 5.5 घंटा पीछे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुबह 6:30 बजे, मतलब वो समय जो होगा वो 6:30 बजे होगा सुबह के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। देखिए भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण जो है इसका एक विशाल हिस्सा समुद्र से घिरा है, और भारत के जो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये समुद्री तट रेखा साझा करते हैं। अगर जिनमें हम बात करें तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, जिनमें आपका गुजरात जो कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, और गोवा जो है ये सबसे छोटी तट रेखा है इसकी, फिर उसके बाद कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर जो है 6 राज्य हैं, जिनमें पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, जिनमें आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल आता है। और जो हम द्वीपों की बात करें तो उनमें 4 द्वीप जो हैं ये समुद्री तट पर हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य, 5 राज्य आपके पश्चिमी तट पर और 4 राज्य आपके पूर्वी तट पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से मिलती हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि 2019 में जो है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो है लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के लिए सबसे अधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पश्चिम में जो है पीओके स्थित है, और इसके उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान को छूता है, और साथ ही में इसके उत्तर और पूर्व में चीन स्थित है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की थल सीमा की कुल लंबाई और समुद्री तटरेखा जिसमें द्वीपों को भी शामिल कर लें तो कुल लंबाई क्रमशः कितनी है। देखिए भारत की थल सीमा की जो लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्र तट की लंबाई की बात करें जिसमें हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो वो है आपका 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर उसमें हम द्वीपों को ना शामिल करें, सिर्फ मुख्य भूमि के तटरेखा की लंबाई की बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है किस वर्ष सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। तो 26 दिसंबर 2004 को जो है हिंद महासागर में कई विनाशकारी सुनामियां आई, और इस सुनामी के दौरान जो है इंदिरा पॉइंट जो है समुद्र में पूरी तरीके से डूब गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2004। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक यमयोत्तर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। देखिए बार बार ऐसे आपसे पूछे जाएंगे कि किस राज्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य है जिससे मानक यमयोत्तर नहीं गुजरता है। तो जब तक आप मैप को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को उतने सटीक तरीके से नहीं बता सकते। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो भारत की मानक यमयोत्तर रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है,
और आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, और ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और मैंने आपको बताया कि वो 5 राज्य कौन से आपको याद भी रखने हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और साथ ही में अगर हम बात करें कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है कहां से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है और ना ही किसी समुद्र तट से। मतलब ऐसे राज्य जो कि स्थलबद्ध हो, लैंड लॉक्ड हो। तो देखिए, भारत के ऐसे राज्य जो ना समुद्र तट को छूते हों और ना ही किसी दूसरे देश की सीमा को साझा करते हों, तो उन्हें लैंड लॉक्ड या स्थलबद्ध राज्य कहा जाता है। और भारत में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना है, जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों के बीच लगभग कितने डिग्री का अंतर है। देखिए, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। और इसका अंतर की बात करें तो इनमें लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। और इसी अंतर के कारण जो है गुजरात का जो समय है वो अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लेती है, तो 30 देशांतरों को घूमने में वो 120 मिनट लेगी। और इसका मतलब है 120 मिनट का मतलब वो 2 घंटे का अंतर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। देखिए, भारत के राज्यों को जो है उनकी सीमाओं के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो है आपका सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य का मतलब होता है कि वे राज्य जो किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि स्थल रुद्ध राज्य की बात करें तो जिनको हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं, तो इनमें वे राज्य आते हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और ना ही किसी समुद्री तट को। तो इनमें अगर हम सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो सीमावर्ती में आपका उत्तराखंड आता है जो कि चीन और नेपाल से जो है बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा सिक्किम जो कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है ये किसी देश के साथ या किसी समुद्री तट के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना ये किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से यह रेखा होकर गुजरती है। तो आपको राज्यों का समूह बताना है। देखिए, मैंने बताया आपको कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन से हैं ये फिर मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह पूर्व से पश्चिम के सही क्रम को दर्शाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे जो आप बड़ी तैयारी करेंगे तब आपसे पूछे जाएंगे, और आप तभी बता पाएंगे जब आपको मैप अच्छे से आपने मैप को रीड किया है। तो देखिए, जो आपका कर्क रेखा है, मैंने फिर बोला कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इनका क्रम मतलब सीक्वेंस पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो उसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यदि गुजरात में सुबह 6 बजे हैं तो भारतीय मानक समय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में क्या समय होगा। देखिए, अगर हम बात करें स्थानीय समय लोकल टाइम की, तो आप जानते हैं सबसे पहले सूर्योदय जो है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है।
इसीलिए जो गुजरात का समय है वो अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है और अरुणाचल प्रदेश का समय जो है ये 2 घंटा आगे है। इसका मतलब है कि सूरज जाहिर सी बात है कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होगा। और अगर हम बात करें कि पूरे देश में घड़ियां जो हैं वो एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि हम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय को पूरे भारत का समय मानते हैं और इसलिए चाहे आप गुजरात में हो या अरुणाचल में, आपकी घड़ी एक ही समय दिखाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब सुबह के 6 ही बजेंगे। और हमारा आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों में लगभग 30 देशांतरों का अंतर है, फिर भी भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक क्यों है? देखिए, आप जानते हैं, सिंपल सा है, आप जानते हैं कि भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है और भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। तो जो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है वो पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक क्यों है? तो देखिए, जो दो अक्षांश रेखाएं हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है हर जगह लगभग समान रहती है और कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इसलिए उत्तर दक्षिण का विस्तार जो है सीधे डिग्री के समानुपाती होता है। जबकि भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी जो है सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे के करीब आने लगती हैं और अंत में मिल जाती हैं। चूंकि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहां देशांतरों के बीच की जो चौड़ाई है वो भूमध्य रेखा की तुलना में कम हो जाती है और यही कारण है कि 30 डिग्री का अंतर होने के बावजूद जो है पूर्व पश्चिम की दूरी उत्तर दक्षिण की तुलना में कम रह जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, आज हमने भारत के आकार और भौगोलिक स्थिति को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा और अगर आपको ये टॉपिक आसान लगा हो और सवाल समझ में आने लगे हो तो समझ लो आपकी ज्योग्राफी सही दिशा में जा रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगले वीडियो में इसी टॉपिक से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ट्रिकी सवाल लेके आएंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।